नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने लद्दाख के नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर की बातचीत। स्टेटहुड और छठी सूची में शामिल किए जाने सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा। अहम मुद्दों पर सहमति बनाने की कवायद। त्योहारों के मौसम में यात्रा का आसान और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे की तैयारी। रेलवे ने चलाई 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें। 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को हुआ लाभ। 8,000 और विशेष ट्रेनें चलाने की भी योजना। वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में 9वें नंबर पर पहुंचा। वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत तीसरे स्थान पर कायम। भारत के बड़े पैमाने पर वन रोपण और आम लोगों की अगुवाई में हुए वन संरक्षण प्रयासों की सफलता। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवात का अलर्ट। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का कहर। बारिश के बाद मेट्टूर बांध का जलस्तर चरम सीमा पर। बांधों से समुद्र में छोड़ा जा रहा पानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर में की पूजा अर्चना। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद। कल भाई दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने आज दिल्ली में लद्दाख के नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। पिछले महीने केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा के बाद से यह प्रमुख मुद्दों पर पहली औपचारिक बातचीत थी। लद्दाख पर गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से शीर्ष निकाय लेह, एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के साथ संवाद तंत्र स्थापित किया गया है। बैठक के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद हुसैन ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से वो लद्दाख में लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं और इसका समाधान राज्य का दर्जा है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा 1 या 2 बैठकों में हल नहीं हो सकता और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। त्योहारों के मौसम में यात्रा का आसान और आरामदायक बनाने के लिए रेलवे पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में कामकाजी लोग अधिक संख्या में अपने घर आते जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। रेलवे ने यात्रा को आसान बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। रेलवे में 12 लाख कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। रेलवे के मुताबिक भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 4,211 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया है। इनके संचालन से 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिला है। त्योहारों के कारण यात्रियों की संख्या को बढ़ते देख भारतीय रेलवे लगभग 7,800 और विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की योजना बना रही है। नई दिल्ली में 16 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 21 लाख से ज़्यादा यात्रियों को रेलवे ने सुविधा दी है, जबकि पिछले साल इसी समय में 19,71,000 यात्रियों को सुविधा दी गई थी। रेलवे के मुताबिक सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और इसके अलावा चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नज़र बनाई जा रही है। प्रत्येक मंडल और जोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है। भारतीय रेल ने त्योहारों के समय में आने वाले यात्रियों की भीड़ की निगरानी के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है। यह कमांड सेंटर अधिकारियों को भीड़ भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान देने के लिए तैयार हैं। यात्रियों को सुविधा देने के लिए समर्पित होल्डिंग क्षेत्र, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आमतौर पर रेलवे के आम यात्रियों की ये शिकायत रहती है कि उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को बदलने का काम किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस बदलाव की तस्वीर है
जो सही मायनों में एक आम यात्री के लिए है। इन तस्वीरों में रेल मंत्री यात्रियों से पूछ रहे हैं कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। देश के रेल मंत्री को अपने बीच पाकर यात्री भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। रेलवे की ओर से की गई व्यवस्थाओं का ज़मीनी स्तर पर आकलन खुद रेल मंत्री कर रहे हैं। भारत ने दुनिया भर के विकासशील और गरीब देशों से अपील की है कि वे व्यापार से जुड़ी समस्याओं का मिलकर सामना करें। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के 16वें सत्र में बोलते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ग्लोबल साउथ देशों को एकजुट होकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल दुनिया काफ़ी अस्थिर दौर से गुजर रही है। व्यापार को लेकर कई तरह की अनिश्चितताएं और परेशानियां हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अब लोगों का भरोसा नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था से उठता जा रहा है। आजकल व्यापार में ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं जो बाजार के नियमों के बाहर हैं। इससे टैरिफ और नॉन टैरिफ अड़चनें बढ़ रही हैं। साथ ही सप्लाई चेन का एक जगह पर ज़्यादा निर्भर होना भी बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले जब विश्व व्यापार संगठन बना था तब गरीब और विकासशील देशों को खास सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे कम किया जा रहा है। We believe that global South-South cooperation converted into concrete action agenda can provide genuine and long-lasting solutions in several areas, not the least in areas of current concern like the critical minerals problem or the problems of adequate supply of fertilizer that many nations in the world are confronted with. उन्होंने कुछ देशों द्वारा लगाए जा रहे एक तरफा पर्यावरणीय नियमों, तकनीक को लेकर बन रही दूरी और सेवा क्षेत्र में लगाई जा रही बंदिशों पर भी चिंता जताई। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि ये सारी चुनौतियां खासकर उन देशों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं जो अभी विकास के रास्ते पर हैं। ये देश गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने लोगों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि सभी ऐसे देश मिलकर इन समस्याओं का हल निकालें। Our pioneering effort and the trust that we have developed both with the developed countries and the developing, less developed world alike for our independent policies, for the rapid growth that we have demonstrated and our commitment to progress helps us in engaging with the rest of the world in a spirit of friendship. We offer our support to less developed countries, developing nations in their own foray towards technological upgradation, in their foray towards self-reliance, towards more resilient supply chains. We see trade not just as an economic tool, but as a tool for development. And therefore we value UNCTAD's role in advancing this agenda. अब खबर पर्यावरण के मोर्चे से। ये खबर बेहद सुखद है। भारत ने पर्यावरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले देशों में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछली बार भारत 10वें नंबर पर था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया, ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण अभियानों का नतीजा है। उन्होंने बताया कि भारत सालाना वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहल ने लोगों को बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया है। देश भर में लोग अब पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी मानकर जुड़ रहे हैं, जिससे वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि राज्यों के वृक्षारोपण अभियानों और लोगों की बढ़ती भागीदारी की वजह से भारत आज दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पंबा नदी के पानी से अपने पैर धोए और फिर भगवान गणपति मंदिर सहित आसपास के मंदिरों में पूजा अर्चना की।
इसके बाद गणपति मंदिर के मेलशंती विष्णु नंदुबुरी ने केट्टुनिरा मंडपम में काली साड़ी पहने राष्ट्रपति मुर्मू ने पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के पास एक पत्थर की दीवार पर नारियल फेंके और अपने सिर पर पवित्र गठरियां रखकर विशेष 4 पहिया वाहन पर सवार हो गईं। फिर उन्हें 4.5 किलोमीटर लंबे स्वामी अयप्पन मार्ग और भगवान अयप्पा मंदिर के पारंपरिक ट्रैकिंग मार्ग से होते हुए सन्निधानम ले जाया गया। सन्निधानम में मंदिर तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़ी। मंदिर में उन्होंने सिर पर पवित्र गठरी रखकर भगवान अयप्पा के दर्शन किए। राष्ट्रपति मुर्मू सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। साथ ही वह मंदिर के दर्शन करने वाली दूसरी राष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1970 के दशक में सबरीमाला के दर्शन किए थे और वह एक डोली में सवार होकर मंदिर तक गए थे। उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र के 4 धामों के रूप में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। सर्दियों में 6 माह मंदिर के बंद रहने के दौरान श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव में कर सकेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के कपाट पूर्वाह्न 11:36 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान तीर्थ पुरोहित लगातार गंगा लहरी का पाठ करते रहे। कपाट बंद होने के बाद डोली में सवार होकर गंगा की भोग मूर्ति जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकली तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सेना के बैंड की धुन और परंपरागत वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ की थाप के साथ तीर्थ पुरोहित गंगा की डोली को लेकर उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव के लिए पैदल रवाना हुए। रात्रि विश्राम के लिए गंगा की डोली मार्कंडेय स्थित देवी मंदिर पहुंचेगी, जहां से बृहस्पतिवार को उसे मुखबा के गंगा मंदिर ले जाया जाएगा। 4 धाम यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 21 अक्टूबर तक करीब 49.5 लाख तीर्थयात्री 4 धाम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसमें से गंगोत्री आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7,57,762 थी। अब एक नजर देश और दुनिया की कुछ बड़े अपडेट्स पर। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2014 के 35 गीगावाट की तुलना में 5 गुना से अधिक बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है। बड़े जल विद्युत प्रतिष्ठानों से उत्पादित बिजली इसके अतिरिक्त है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि पर विश्व की सबसे तेज दरों में से है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान ने 9 वर्षों में 3,23,000 उड़ानों के माध्यम से 1,56,00,000 से अधिक यात्रियों को सुविधा प्रदान की है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के तहत 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में कहा कि अमित शाह ने भारत के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और ये सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं कि प्रत्येक भारतीय सुरक्षा और सम्मान का जीवन जी सके। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में ये समारोह आयोजित किया गया। नीरज चोपड़ा की वर्दी पर उनके नए पद का प्रतीक चिन्ह लगाकर उन्हें आधिकारिक रूप से पदोन्नत किया गया। नीरज चोपड़ा ने 2 बार ओलंपिक पदक जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में 880 टन के स्तर को पार कर गया। इस भंडार में केंद्रीय बैंक ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में 0.2 टन सोना जोड़ा। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 26 सितंबर 2025 तक सोने का कुल मूल्य $95 अरब था। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच
हाल के महीनों में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग में वृद्धि हुई है। भारत ने नेपाल के कोशी प्रांत के आपदा प्रभावित जिलों समेत अन्य जिलों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बयान में कहा कि ये योगदान भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक विकास, साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों का हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका दोनों ही दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। दिवाली समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा और कई प्रमुख भारतीय मूल के व्यापारिक नेता शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के सामरिक परमाणु बलों को युद्धाभ्यास करने का निर्देश दिया, जिसमें मिसाइल दागना भी शामिल है। यह युद्धाभ्यास करने का निर्देश ऐसे समय में दिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन पर उनकी प्रस्तावित शिखर वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तरी श्रीलंका के तट से सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इसके बाद अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से श्री सत्यसाई, अनंतपुर, नंदाल, कुर्नूल और बाटला जिलों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा, अनामया, तिरुपति और चित्तूर जिलों के लिए रेड अलर्ट और कुर्नूल, नांदयाल, अनंतपुर और श्री सत्यसाई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की अत्यधिक भारी बारिश का संकेत होता है, जबकि ऑरेंज अलर्ट 11 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की बहुत भारी बारिश का संकेत होता है। तमिलनाडु में जारी बारिश के कारण जलाशयों की जलस्तर में तेज वृद्धि हुई है। राज्य के सबसे बड़े जलाशय मेट्टूर बांध का जल स्तर चरम सीमा पर पहुंच गया है। व्यापक बारिश के कारण कई जिलों में प्रशासन ने बुधवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राज्य के तटीय जिलों में भी लगातार वर्षा हुई है। पूरी दुनिया में आज गुजराती समुदाय नववर्ष मना रहा है। गुजरात में बेस्तु वर्ष नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन ये मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजराती नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि यह नूतन वर्ष सभी के जीवन में खुशियां, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। गुजरात प्रदेश निरंतर उन्नति के सोपान पर चढ़ता रहे, मेरी यही कामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजराती नववर्ष बेस्तु वर्ष के पहले दिन अहमदाबाद स्थित अपने आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों से मुलाकात की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस मौके पर गुजरात के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह नववर्ष गुजरात में समृद्धि लाएगा, राज्य को राष्ट्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नववर्ष के अवसर पर गुजरात पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की। अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई कुछ खबरें। केंद्रीय मंत्रियों द्वारा उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति एन्क्लेव स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। ये भेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस अहम मुलाकात के दौरान पारस्परिक सहयोग और विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। इस प्रकार की शिष्टाचार भेंटों से समन्वय और आपसी संवाद को मजबूती मिलती है।
देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक नई दिशा और मजबूती देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों की टॉप रैंक हासिल करने वाली छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए। ये पहल न केवल छात्राओं की कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का माध्यम बनी है, बल्कि डिजिटल युग में उन्हें आगे बढ़ने का नया प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया है। इस कार्यक्रम का मकसद साफ है कि शिक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को डिजिटल संसाधनों से सशक्त बनाना। आज के दौर में जब पढ़ाई का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो चुका है, लैपटॉप जैसी तकनीक छात्राओं के लिए किताबों की तरह ही ज़रूरी हो गई है। पंजाब में इस वर्ष 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 415 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 1510 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस अवधि के दौरान 2023 में खेतों में आग लगाने की घटनाओं की संख्या 1764 दर्ज की गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार दिल्ली भर में यमुना के किनारे 17 आदर्श छठ घाट विकसित करेगी। नदी के किनारे त्यौहार मनाने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में छठ पूजा दिवाली की ही तरह भव्यता के साथ मनाई जाएगी। सूर्यदेव और छठ मैया को समर्पित 4 दिवसीय पर्व छठ पूजा इस वर्ष 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में विधि विधान से गोवर्धन पूजा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, किसानों और पशुपालकों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की धार्मिक प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। सबसे पहले परंपरा के अनुसार पंचमुखी डोली को पूरे मंदिर परिसर में घुमाया गया, जिसके बाद बाबा केदारनाथ ने मंदिर में प्रवेश किया। केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कल 23 अक्टूबर की सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बाबा के कपाट विधिवत रूप से बंद कर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और मनाली के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। बर्फबारी से मनाली और लाहौल स्पीति के पर्यटन से जुड़े हितधारकों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि उन्हें पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मानस कुमार साहू की शानदार कलाकृति के साथ, जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बनाया।